हेलो बच्चों, आज की वीडियोस में हम लोग केमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक थ्योरीज एंड बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले की वीडियोस में सिग्निफिकेंट नंबर्स, उनके कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ा। मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दिया था कि कैसे आप लोग पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को ईजिली याद कर सकते हो। फिर आप लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े, बराबर है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहना क्या होता है, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, ये हम लोग समझते हैं। देखो, आप लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो लॉ पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बराबर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब पूरे रिएक्शन में जो टोटल मास होता है ये क्या होता है, कंजर्व होता है ना। तो ऐसे सारे लॉस को कंसिडर करते हैं और लॉ फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी भी होती है। इन सारे लॉस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों के पास एक थ्योरी भी है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन द ईयर ऑफ 1808 जॉन डाल्टन, इन्होंने इस थ्योरी को डिज़ाइन किया था। एंड इस थ्योरी का कहना क्या था, उनके पोस्टुलेट्स क्या थे, चलो समझते हैं। सबसे पहला अगर पोस्टुलेट देखें तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो मैटर होता है, दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल एटम्स। अगर हम लोग मैटर्स की बात करते हैं तो जो मैटर्स होते हैं दे विल कंसिस्ट ऑफ द टाइनी, टाइनी मतलब बहुत ही छोटे, इनडिविजिबल मतलब जिन्हें हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एटम्स। नाउ अगर हम लोग एटम्स के बारे में सोचते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट have same or identical properties, or you can say identical properties including atomic masses। इसका मतलब क्या, मीन्स जस्ट इमेजिन कि मेरे पास ये दो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन सेम एलिमेंट। जस्ट कंसिडर कि ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है। तो यहाँ पर जो एटम है सिल्वर के, यहाँ पर भी सिल्वर के एटम्स हैं। यहाँ पे सिल्वर के एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रहने वाले सिल्वर के एटम्स की भी होंगी, अलग अलग नहीं हो सकता। बट अगर हम लोग दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, इससे हम लोग ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, नाउ जस्ट इमेजिन कि ये सिल्वर है लेकिन ये गोल्ड है, तो सिल्वर के एटम की जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाएगी, एंड गोल्ड के जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तीसरा पोस्टुलेट्स ये कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, व्हेन एटम्स ऑफ two or more elements, atoms of two or more elements combined in fixed ratio। मीन्स कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये फिक्स्ड रेशियो में क्या होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए। ऐसा आप लोगों ने किसी ना किसी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ के रखा है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दैट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स है वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास,
क्या क्या कहता है ये पॉइंट कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स जो होते हैं ये अपने आप को क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आई नो कि ये आप लोगों को पता है, चलो रिवाइज कर ही लेते हैं। एटम्स, अगर आप लोगों को किसी ने कहा कि एटम क्या है तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सर, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हाँ, एक एटम को आप लोग आधे आधे एटम में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम लोग एटम के एटॉमिक मास की बात करें तो एटम का मास काफ़ी छोटा होता है। एटम के एटॉमिक मासेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो होता है ये इस रेंज में होता है, 10⁻⁻26 किलोग्राम्स की रेंज में होता है। देखिए कितना छोटा है ये, बराबर है। एंड अगर आप लोग इसके रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस होता है इसका विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 का मतलब होता है 1 फर्मी। इसे हम लोग फर्मी यूनिट भी कहते हैं। एंड एटम की अगर बात करें तो एटम्स में और मे नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ये फ्री स्टेट में मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड अगर आप लोग स्मॉलेस्ट एटम की बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट एटम है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। नाउ थिंक अबाउट द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? तो मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट द एग्रीगेट, इट इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ 2 or more atoms of same or different elements। सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट द एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब ग्रुप, एग्रीगेट्स ऑफ 2 or more एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए H2O, इसमें टोटल कितने एटम है? 3, बराबर है। इसमें टोटल 3 एटम है। सल्फर डाइऑक्साइड में कितने एटम है? 3। कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ 2 ही एटम्स हैं। इसमें देखिए सिर्फ 2 ही एटम्स हैं। सर, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक छोटी सी टर्म आप लोगों को मिल सकती है। हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे वाटर में देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल एटम कितने? 3। यहाँ पर टोटल एटम कितने हैं? 3 है। यहाँ पर टोटल एटम कितने? 2 है। यहाँ पर टोटल एटम कितने हैं? तो 4 है। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसे एक छोटा सा टर्म दिया जाता है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या हो गया? तो नंबर ऑफ एटम्स, सेम एलिमेंट को या डिफरेंट, टोटल एलिमेंट्स है ना। वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी, राइट। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक छोटा सा रिवीजन और आप लोगों को मिला एटॉमिसिटी का एक नया कंसेप्ट। अब हम लोग चलते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ जो धीरे धीरे हमारे सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट बनते जाता है, दैट इज एटॉमिक मास। इसे हम लोग एटॉमिक वेट भी कहते हैं, एटॉमिक मास इसे हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर, एटॉमिक मास मतलब क्या? तो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, बराबर है। एंड वी नो दैट का एटम तो बहुत छोटा है सर। हाँ, तो एटम का मास भी क्या है? काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा होता है। हम लोगों ने देखा इसके पहले कि एटॉमिक मास किस रेंज में हो सकता है। नाउ
एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए आजकल कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसमें से एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जिससे हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। नाउ अ डेज, आज के ज़माने में अगर देखें तो एट प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस को मेज़र करते हैं बाय टेकिंग वन स्टैंडर्ड दैट इज़ कार्बन 12। हम लोग इस कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मीन्स बाकी सब का जो एटॉमिक मास होता है वो इसके कंपैरिजन में निकाला जाता है। कैसे? इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि कार्बन 12, सर कार्बन 12 का मतलब क्या? कार्बन 12 मतलब कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12। एंड ये जो कार्बन 12 है इसका जो एटॉमिक मास दिया हुआ है आर्बिट्ररीली इट इज़ गिवन एज अ 12 AMU हम लोग इसका मास असाइन करते हैं। एंड बाकी जो मासेस होते हैं, बाकी एटम के जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो हम लोग इसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से हम लोग बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स के बारे में पता कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, बराबर है। एंड अगर हम लोग 1 AMU को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 AMU का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का एक जो एटम है उसका मास होता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। एक कार्बन 12 के एटम का मास कितना है, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। 1/12 किया मीन्स डिवाइड बाय 12 हो गया। तो इससे आप लोगों को 1 AMU की वैल्यू मिल रही है। 1 AMU की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम मिल रही है। सर अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ऐसा आ रहा होगा दिमाग में कि एटॉमिक मास हम लोग AMU में काउंट करने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये जो मास है ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। क्या हम लोग इस मास को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना लिखा है मैंने, 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इससे हम लोग AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राम, हाइड्रोजन एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। मीन्स व्हाट, मास कितना है तो 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। एंड 1 AMU का मीनिंग कितना मिला आपको, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सिमिलर यूनिट्स को डिवाइड कर रहे तो कैंसिल हो गया। एंड 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर -24 कैंसल्ड हो गया। गाइज इसका आंसर अगर हम लोग निकाल के देखें तो ये आता है 1.0078 AMU, जिससे हम लोग राउंड अप करके लिखते हैं 1.008 AMU। मतलब ये कि जरा सोचिए, हाइड्रोजन का जो मास है वो ग्राम्स में कुछ अलग है एंड AMU में कुछ क्या है, अलग है। आज के ज़माने में हम लोग AMU को भी रिप्लेस करते हैं। ये जो AMU है इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय U, एंड इस U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, यूनिफाइड मास। और कभी कभी हम लोग इसे DA भी लिखते हैं एंड DA इज इन द ऑनर ऑफ द डाल्टन, 1 डाल्टन। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा है, अपने नोट्स में डेफिनेटली है, ढूंढोगे तो मिलेगा कि पर्टिकुलर एटम का इतना इतना मास दिया हुआ है, उससे AMU में कैलकुलेट करके दिखाइए। तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जो भी मास ग्राम में दिया हुआ है उसे डिवाइड किया बाय दिस वैल्यू। ये वैल्यू किसकी है? 1 AMU की वैल्यू है। सो आप लोगों को जो मास मिलेगा वो मास किस में मिल जाएगा? AMU में मिलेगा। देन हम लोग चलते हैं एक नए कंसेप्ट के तरफ, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज है, बराबर है ना सर। एवरेज एटॉमिक मास क्यों ये कंसेप्ट आया हम लोग देखते हैं। नेचर में एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में अपीयर होता है और उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। मीन्स एक ही एलिमेंट्स के आइसोटोपिक फॉर्म मिल सकते हैं। जी हाँ, जैसे कार्बन को अगर हम लोग देखें तो कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं ये होते हैं 3, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं कार्बन 12, एक को कहते हैं कार्बन 13 और एक को कहते हैं कार्बन 14। तो सर इन तीनों का परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस भी अलग अलग होगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, ये कम क्वांटिटी में मिलता है और ये काफ़ी कम मिलता है। ये तो रेडियो एक्टिव कार्बन है, आप लोगों ने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव कार्बन कार्बन डेटिंग की प्रोसेस में यूज़ होता है। जैसे कई सारे आर्कियोलॉजिकल अगर कोई स्पेसिमेंस है पुराने ज़माने के, तो उनका एज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो कार्बन डेटिंग का टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें हम लोग इस कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जरा सोचिए, इसका भी अपना ऑकरेंस है, इसका भी अपना ऑकरेंस है, इसका भी अपना ऑकरेंस है। ठीक है सर, ऑकरेंस से क्या होगा, हमें तो एटॉमिक मास की तरफ चलना है। हाँ, बट इट इज ऑब्जर्व दैट कि इन तीनों के जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो तीनों के एटॉमिक मासेस अलग है। अब सर पीरियोडिक टेबल में तो हम लोग एक ही कार्बन लिखते हैं, क्या 3-3 लिखते हैं? नहीं। तो इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जो भी एलिमेंट्स का मास देखते हैं उसके एटॉमिक नंबर के आजू बाजू में, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो फिर ये एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे है सर? तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकालते हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जरूरी नहीं हर बार एलिमेंट लिखे, आप लोग डायरेक्ट जिस एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है उसका सिंबल पुट कर सकते हैं। इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ इट्स एबुंडेंस, मतलब वो कितनी क्वांटिटी में मिलता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप इनटू परसेंटेज एबुंडेंस। अगर कहीं तीसरा आइसोटोप होगा तो फिर से प्लस लिख लेंगे एंड इट इज होल डिवाइडेड बाय 100। देखिए एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जो 2 आइसोटोपिक फॉर्म में है, तो 1 आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज एबुंडेंस प्लस दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज एबुंडेंस एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। सर ये कैसे होगा? तो हम लोग ये समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द कार्बन आइसोटोप। चलो मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इट इज सॉल्व। आइसोटोप्स देखिए, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनके एबुंडेंसेस को अगर हम लोग देखें तो ये जो मिलता है ये मिलता है 98.892%। देखिए कितना परसेंट मैक्सिमम कार्बन मिल रहा है, कौन सा वाला मिल रहा है? तो कार्बन 12 मिल रहा है। कार्बन 13 की अगर बात करें तो ये आपको मिलता है 1.108% के एबुंडेंस में एंड ये मिलता है 2 × 10⁻⁻10। अब इनके एटॉमिक मासेस को अगर देखा जाए तो इनके जो एटॉमिक मासेस है कार्बन 12 का कितना होता है? तो इट इज ओनली 12, राइट। कार्बन 13 का अगर देखें तो ये है 13.00335, राइट, एंड ये होता है 14.00317। ये आपके पास डेटा है। अब आप लोगों को कहेगा कि निकाल कर दिखाइए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करिए, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इनटू परसेंटेज एबुंडेंस, किसका? कार्बन 12 का, ठीक है, परसेंटेज एबुंडेंस ऑफ कार्बन 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 इनटू परसेंटेज एबुंडेंस किसके? कार्बन 13 के, प्लस एटॉमिक मास
ऑफ कार्बन 14 इंटू परसेंटेज एबुंडेंस किसका, कार्बन 14 का, एंड इट इज होल डिवाइडेड बाय 100। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 12, ठीक है, इंटू परसेंटेज एबुंडेंस कितना है 98.892 प्लस, चलो एक एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 कितना है, तो 13.00335 इंटू इसका एबुंडेंस कितना है, तो 1.108 है, प्लस कार्बन 14 का एटॉमिक वेट कितना दिया, दैट इज 14.00317 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 एंड होल डिवाइडेड बाय 100। करिए इसे सॉल्व, इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। जब इसे सॉल्व करते हो, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वीडियोस में हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन एक एक स्टेप करके सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ। इसे जब आप लोग सॉल्व करके देखते हो तो ये आता है 12.0139 एंड राउंड अप करें तो 12.00 U, दैट इज यूनिफाइड मास, और यू कैन से AMU। तो एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों को कार्बन का ऐसे मिलेगा। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि कार्बन का हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिया, और उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला दिया। तो जब भी कभी आपके पास परसेंटेज एबुंडेंस दिया हुआ है और उनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, तो आप लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपल फॉर्मूला, बराबर है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है कि क्लोरीन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है क्लोरीन 35 एंड एक है क्लोरीन 37, एंड इन दोनों का विथ एटॉमिक मासेस, इन दोनों के एटॉमिक मासेस, क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास है 34.968 AMU, दैट इज यूनिफाइड मास, एंड क्लोरीन 37 का कितना दिखा रहा है 36.956 U, 36.956 U। फिर कहता है कि इफ द एवरेज एटॉमिक मास इज, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 35.452, कैलकुलेट द परसेंटेज एबुंडेंस। अब यहाँ पर तो अलग ही चीज हो गई, हमें तो इन दोनों के परसेंटेज एबुंडेंसेस निकाल कर देने के लिए कहता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे परसेंटेज एबुंडेंस निकलेगा, जरा सोचो। हमें दोनों के परसेंटेज एबुंडेंसेस निकाल कर देने हैं। अब यहाँ पर मैं कंडीशन आपके सामने रखता हूँ कि लेट द परसेंटेज एबुंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इज इक्वल टू x। क्लोरीन 35 का एबुंडेंस मैंने कितना लिया, x लिया, देन इसका मतलब ये हो जाएगा, देन परसेंटेज एबुंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 100 माइनस x, क्योंकि परसेंट है, दोनों का मिला के 100 होता है। तो एक का अगर x है तो दूसरे का 100 माइनस x हो गया। नाउ आपके पास फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इसका अरेंजमेंट करिए। सपोज करिए मैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा सर, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 इंटू परसेंटेज एबुंडेंस किसका, क्लोरीन 35 का, प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 इंटू परसेंटेज एबुंडेंस किसका, क्लोरीन 37 का, होल डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाइए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है कि नहीं है, तो है, कितना है, दैट इज 35.452 है ये, ठीक है। देन एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 कितना है हमारे पास 34.968 U, एंड इस परसेंटेज एबुंडेंस, तो इसका परसेंटेज एबुंडेंस कितना लिया हम लोगों ने, ये लिया x, देन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37, क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास कितना लिया 36.956 इंटू ये कितना लिया हमने 100 माइनस x, परसेंटेज एबुंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इससे अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं, मैं इसे इस साइड में लाता हूँ तो ये टर्म 100 से मल्टीप्लाइड हो गई, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका डेसिमल प्लेस दो साइड
बढ़ गया, आप लोगों को ये वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इतनी दिखेंगी। इससे देखिए ये कितना हो गया 34.968x प्लस, इससे अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू 100 से मल्टीप्लाइड हो गई एंड माइनस x से मल्टीप्लाइड हो गई, तो ये कितना हो गया 3695.6 हो गया माइनस 36.956 ऑफ x। अब यहाँ से x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं एंड विदाउट x वाली टर्म को एक साइड करें, इसे अरेंज करें तो ये आपको क्या मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व के सर 36956.6 माइनस क्या हो जाएगा 3545.2 0.2 हो जाएगा एक टर्म। इसके कंपैरिजन में क्या बच गया, आप लोग x वाली टर्म को भी माइनस कराइए, 36956 ऑफ x माइनस 34.968x। इसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो टर्म आती है ये आती है 153.4 का 153.4 एंड ये होता है 1.9886 1.9888x होता है, सॉरी। तो देयरफॉर x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर 153.4 डिवाइडेड बाय 1.988 होगा ऐसे। इसका अगर हम लोग आंसर निकालते हैं तो ये होता है 77.163। अब आप लोग सोचिए आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 77.163, दैट इज हमारे पास आ गया परसेंटेज एबुंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इज इक्वल टू x, दैट इज 77.163। सो देयरफॉर परसेंटेज एबुंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 क्या आ रहा है 100 माइनस x, दैट इज 100 माइनस 77.163 करिए। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होता है 22.86 के अराउंड। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल सकता है, दैट इज 22.86 और 83 के आसपास आएगा। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इसका एग्जैक्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ ये, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने पुट करके रखा जा सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का वर्क है इसमें। अब देखिए कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशन का काम है ये मैं वीडियोस में नहीं कर सकता था क्योंकि टाइम काफ़ी जाता। मैंने आप लोगों को सिर्फ आंसर दिए, आपको टैली करना है ये सही है या नहीं है। अगर रॉन्ग होगा तो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। देन चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास, जिसे आप लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो या सिंपली हम इसे मोलर मास भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होगा सर? मॉलिक्यूलर मास की अगर हम लोग बात करें तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements in the molecule। एकदम सिंपल है, मैंने लिखा है इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एटॉमिक मासेस के बारे में याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कैसे लर्न करना है इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक दिया है, याद करिए, याद होना ही चाहिए क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट्स निकल आते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। अब ये CH4 मतलब क्या है? मीथेन। इसमें आपको एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी है उसके हिसाब से सर कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास,
इसका सम कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। जी हाँ, ये देखिए 12 कितना है, 12 इंटू 1, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, एंड ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तो ये कितना आंसर आ रहा है 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 16। नाउ अगर आप लोग इसे चेक करिए, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो सर H2O में हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, तो 2 का कितना 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना था 16 था, तो ये टोटल कितना हो गया 18। बहुत सिंपल काम। हाँ, तो आप लोग जरा कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मासेस, कैलकुलेट द मोलर मासेस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी होमवर्क में मिलेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे दे रहा हूँ। ऑफ नंबर 1 C2H6, नंबर 2 C2H5OH, इसे आप लोग इथेनॉल कहते हैं। देखते कौन कितने दिनों तक नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे हम लोग। दैट इज CH3CO CH3, इसे आप एसीटोन कहते हो। नंबर 4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। नंबर 5 H3PO4, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के बाद नंबर 6 लीजिए HNO3, इसे आप लोग क्या कहते हो, नाइट्रिक एसिड कहते हो। देन नंबर 7 पे लीजिए C6H12O6, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। नंबर 8 पे ले लीजिए C12H22O11, इसे हम लोग कहते हैं सुक्रोज, और भी ढेर सारे हो सकते हैं, राइट। 9 पे ले लीजिए CH3OH, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिथेनॉल, एंड 10 पे ले लीजिए NaOH। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी मिलेंगे नोट्स में, लेकिन आप लोगों को ये प्रैक्टिस करके रखनी है। तो ये है मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, एक ही टर्म है।